ऑडियो 1 पुस्तक रुग्ण रहें या स्वस्थ, यह अपने मन पर निर्भर है। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मस्तिष्क निस्संदेह अद्भुत और विलक्षण क्षमताओं का भंडार है। परमात्मा की ओर से मनुष्य को दिए हुए इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भी कोई रोता घिघियाता ही रहे तो उसके लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। कल्प वृक्ष की यह विशेषता है कि उसके नीचे बैठकर कोई भी जो कुछ कामना करता है उसकी वह मनोकामना पूरी हो जाती है। पता नहीं ऐसा कोई कल्प वृक्ष है भी अथवा नहीं, पर मस्तिष्क के संबंध में यह विशेषता अक्षरशः सत्य सिद्ध बैठती है। अपने मस्तिष्क को मनचाही दिशा में मोड़कर उससे कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। सुख भी, दुख भी, समस्याएं भी, समाधान, रोग भी, स्वास्थ्य भी। कहने का अर्थ यह है कि मानसिक संतुलन साधकर अथवा गंवाकर हम बुरी तरह परिस्थितियां स्वयं आमंत्रित करते हैं, वे किन्हीं बाहरी कारण में से उत्पन्न नहीं होती। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य को ही लिया जाए। कभी रक्त शुद्धि की बात स्वास्थ्य रक्षा का आधार मानी जाती थी, पर अब विज्ञान उस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि शरीर पर जितना आधिपत्य मस्तिष्क का है उतना अन्य किसी पदार्थ या अवयव का नहीं। मस्तिष्क विशुद्ध हो तो उसका प्रभाव समूचे नाड़ी संस्थान को अस्त व्यस्त करने के रूप में पड़ता है। फलतः अवयव अपने निर्धारित क्रियाकलापों को सही रूप में पूरा नहीं करते। ऐसी दशा में उन्हें रुग्णता घेरती चली जाती है। विक्षुब्ध मस्तिष्क अपनी चिंतन प्रणाली का संतुलन खो बैठता है और दैनिक कार्य पद्धति के निर्धारण संचालन में चूक पर चूक होने लगती है। अपनी स्थिति का सही मूल्यांकन कर सकना भी संभव नहीं रहता। गिरे ढंग से सोचने पर निराशा छा जाती है और भविष्य डरावना तथा अंधकार में दिखने लगता है। ऐसे लोग उदासी, अकर्मण्यता एवं अस्त व्यस्तता के शिकार हो जाते हैं। यदि आवेश उत्तेजना का अतिवाद छाया तो फिर दुस्साहस, आक्रोश एवं विग्रह की घटनाएं घटित होने लगती हैं। संपर्क में आने वालों के साथ व्यवहार अटपटे हो जाते हैं। फलतः वे लोग भी प्रत्युत्तर कटुतापूर्ण देते हैं और असहयोग, मनोमालिन्य, विद्वेष एवं झंझट भरे आदान प्रदान चल पड़ते हैं। खीज बढ़ती है और आक्रमण प्रत्याक्रमण का सिलसिला बन जाता है। प्रत्यक्ष आक्रोश न फूटा तो छिपी हुई दुर्भावना, छल, निंदा एवं दुर्भी संधियों के रूप में अगल बगल से फूटती है। इस जाल जंजाल में उलझे हुए व्यक्ति की मन स्थिति अधिकाधिक विपन्न होती जाती है और आंतरिक अशांति की प्रतिक्रिया जीवन के हर क्षेत्र को असफल एवं विक्षुब्ध बनाती चलती है। मानसिक असंतुलन का प्रतिफल आदि व्याधि जीवन क्षेत्र को ग्रस लेता है। शरीर रोगों का घर बन जाता है और मस्तिष्क को सनकें, घटने और अवास्तविक मान्यताएं जर्जर बना देती हैं। ऐसे लोगों को विवेक रहित, अवास्तविक और अवांछनीय कल्पना लोक में विचरण करते और दीवारों से टकराकर सिर फोड़ते देखा जा सकता है। व्यक्तित्व क्रमशः अधिक डरावना और घिनौना होता जाता है। आश्रितों को विवशतावश सहानुभूति रखनी पड़े, सेवा करनी पड़े तो बात दूसरी है। अन्यथा संपर्क क्षेत्र के लोग विरोध या घृणा न करें तो कम से कम दूर रहने और उपेक्षा करने की नीति तो अपनाते ही हैं। चिकित्सा विज्ञान ने इन दिनों पुराने रोगों में से कितनों के ही कारगर इलाज ढूंढ निकाले हैं और बीमारियों से मरने वालों का अनुपात काफ़ी घट गया है। इतने पर भी कुछ नए रोग ऐसे हैं जो द्रुत गति से बढ़ रहे हैं और पूर्ण मृत्यु न सही मनुष्य जाति को अर्धमृतक स्थिति में रहने के लिए विवश कर रहे हैं। हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, क्षय आदि की अभिवृद्धि से सभी को चिंता है। अस्पतालों की रिपोर्ट इन रोगों का विवरण देती है और चिकित्सा अनुसंधान का द्वार खोलती है। किंतु कुछ रोग ऐसे हैं जो बिस्तर पकड़ने के लिए, रोने चिल्लाने के लिए विवश नहीं करते। उनके रहते लोग अपना काम धंधा किसी प्रकार करते रहते हैं, अस्तु उनका लेखा जोखा भी नहीं मिलता और चिकित्सा अनुसंधान के लिए भी विशेष प्रयत्न नहीं होता। इतने पर भी वे भयंकर हैं।
कि मनुष्य तेजी से जीवन रस समाप्त करता चला जाता है और अपने ढंग की विलक्षण व्यथा सहते सहते अकाल मृत्यु के मुंह में ग्रास की तरह पिस जाता है। ऐसे रोगों में सर्वप्रथम है मस्तिष्कीय तनाव और तज्जनित अनिद्रा अभिशाप। यूं ज्वर, अतिश्रम, दुर्घटना, आकस्मिक विपत्ति जैसे कारणों से भी यदाकदा मस्तिष्कीय आवेश आ चढ़ते हैं और सिर भीतर ही भीतर गर्म, उत्तेजित, अशांत दिखता है। उस बेचैनी में विचित्र उद्वेग उच्चाटन होता है। क्या करें, कहाँ जाएं? न बैठे चैन पड़ता है, न चलते, न अपना सुहाता है, न पराया। न बात करने को जी करता और न चुप रहा जाता है। सोचने का तंत्र इतना अस्त व्यस्त हो जाता है कि नवागत कठिनाई से छुटकारा पाने का सही उपाय सोच सकना भी बन नहीं पड़ता। दैनिक जीवन के सामान्य कार्य और अनिवार्य उत्तरदायित्व निभाने तक कठिन हो जाते हैं। मानसिक तनाव जिस स्तर का होता है उसी अनुपात में विक्षिप्तता छाती है। हल्की बेचैनी से लेकर सिर फोड़ लेने या सिर फोड़ देने की उद्विग्नता तक के छोटे बड़े दौरे आते हैं और उस उन्माद में जो बन पड़ता है वह परिस्थितियों को सुलझाता नहीं वरन अधिक उलझाता ही जाता है। सामयिक विपत्तियों के कारण उत्पन्न मानसिक तनाव फसली दुखार की तरह समय गुजरने के साथ साथ हल्के होते चले जाते हैं। आवेश चिरस्थायी नहीं होते, वे ज्वार की तरह आते तो हैं पर भाटे की तरह उतर भी जाते हैं। जख्मों को भर देने की विशेषता हमारे रक्त में भी मौजूद है। विपत्तियों के आघातों की भी भरपाई कर देने की क्षमता काल चक्र में विद्यमान है। बाहरी कठिनाइयों से उत्पन्न हुए मानसिक तनाव बरसाती नाले की तरह उफन उछलकर ठंडे हो जाते हैं। समय के साथ स्मृति विस्मृति में बदलती जाती है। जिन स्वजनों के बिछोह में जीवन संभव नहीं दिखता था, समयानुसार वे विस्मृत होते चले जाते हैं और उनके बिना भी निर्वाह सरलता पूर्वक होता रहता है। इसी प्रकार अमुक सुविधा छिन जाने पर भी नई असुविधाएं सहन हो जाती हैं और फिर विपन्नता भी स्वभाव में सम्मिलित होकर चिर सहचरी की तरह साथ साथ रहने और गुजर करने लगती है। शारीरिक और मानसिक रोगों की श्रृंखला में इन दिनों जिस भयंकर व्यथा की अभिवृद्धि हुई है वह है तनाव। हम में से अधिकांश व्यक्ति मानसिक तनाव से पीड़ित रहते हैं और उसी दबाव से अशांत एवं विशुद्ध मना स्थिति में समय गुजारते हैं। यह एक प्रकार का मानसिक ज्वर है। ज्वर पीड़ितों को कितनी शक्ति उस व्यथा को सहन करने तथा निपटने में खर्च करनी पड़ती है, यह किसी से छिपा नहीं है। मानसिक तनाव से भी प्रायः उसी स्तर की क्षति होती है। तनाव के कारण छिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के मन पर उसकी जो प्रक्रिया होती है वह जीव रासायनिक दृष्टि से एक सी ही होती है। फिर वह ठंड, भूख या अत्यधिक थकाऊ शारीरिक श्रम जैसे शारीरिक दबावों से उपजा तनाव हो, किसी बीमारी के कारण हो अथवा मनोवैज्ञानिक तनाव हो। कनाडा के प्रख्यात शरीर वैज्ञानिक हैं एक श्री हंस सेल्ये। इन्होंने कई वर्षों तक तनावों और उससे संबंध समस्याओं का गंभीर अध्ययन किया है। उनका कहना है कि व्यापारी जब व्यापार संबंधी विचार तथा कार्य करता है और योजनाएं बनाता है अथवा खिलाड़ी खेल में भाग लेता है और खेल के प्रति सतर्क रहता है अथवा एक वैज्ञानिक समस्या से जूझता है, परिकल्पना और प्रयोग करता है, तब इन सभी की बाह्य परिस्थितियां यद्यपि भिन्न भिन्न होती हैं, किंतु इन क्रियाओं के कारण इन लोगों को जो अतिरिक्त मानसिक और शारीरिक प्रयास करना होता है, उसके भीतर जो प्रतिक्रियाएं पैदा होती हैं उनका शरीर वैज्ञानिक रूप से एक सा होता है। इन सभी लोगों की अधिवृक्क ग्रंथि कार्टेक्स अधिक सक्रिय हो जाती है, रक्त से हार्मोन अधिक स्रवित होने लगते हैं और छाती इंडोक्रीन ग्रंथि जिसे थाइमस कहते हैं सिकुड़ जाती है। इन क्रियाओं में फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तनाव किस कारण पड़ रहा है, वैज्ञानिक क्रियाकलाप से या व्यापारिक गतिविधि से या क्रीड़ा स्पर्धा से या अन्य किसी कारण से। तब क्या सदा बिल्कुल एक सी ही प्रतिक्रिया होती है? प्रतिक्रियाएं तो एक तरह की होती हैं, पर तनाव की तीव्रता के अनुसार उनमें भिन्नताएं होती हैं। यानी यदि तनाव अधिक तीव्र हुआ तो यही क्रियाएं कार्टेक्स की सक्रियता, हार्मोनों का स्रवण
और थाइमस का सिकुड़ना अधिक तेज हो जाएगी। कम तनाव हुआ तो कम हो जाएंगी। आज के उत्तेजक वातावरण में हमें अत्यधिक तनाव का सामना करना पड़ता है और इसलिए अनुकूलन ईंधन की हमारी आंतरिक मांग अत्यधिक बढ़ गई है। अत्यधिक तनाव की स्थिति में शरीर की अनुकूलन प्रणाली संकट का संकेत पाकर तेजी से क्रियाशील हो उठती है और पूरी शक्ति से संकटग्रस्त मोर्चे पर डट जाती है। सेल्ले का कहना है कि यही कारण है कि विशेष संकट के समय कई व्यक्ति असाधारण काम कर डालते हैं, जैसे प्राण संकट में पड़ने पर, भागने की जरूरत होने पर, लंबी कूद का कभी भी अभ्यास न करने वाला कोई व्यक्ति काफी चौड़ी खाई पार कर जाए, अथवा कोई वैज्ञानिक किसी असाध्य सी समस्या का समाधान पा जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में जबकि संपूर्ण अनुकूलन ऊर्जा मुख्य मोर्चे पर डटी हो तो शेष हिस्से में अनुकूलन क्रियाएं शिथिल पड़ जाती हैं। इससे भीतरी अंगों की सामान्य कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इसी का नाम थकान है। अधिक तनाव से थकान आने की यही प्रक्रिया है। थकान से शरीर की विभिन्न मांसपेशियों की कार्यक्षमता घट जाती है क्योंकि उन्हें पर्याप्त अनुकूलन ऊर्जा नहीं मिल पाती। इसका शरीर पर अवश्यंभावी परिणाम होता है, जैसे कि तेज मानसिक थकान से हृदय के पेशियों वाले भाग मायोकार्डियम में स्नायुविक संतुलन बिगड़ जाता है। इससे जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं और रक्त के आवागमन नियंत्रण में बाधा पहुंचती है। कई बार आग से व्यक्ति की चमड़ी बहुत जल जाती है। ऐसे कई लोगों की डॉक्टरी जांच किए जाने पर उनके पेट में तथा आंतों में छाले पाए गए। इसका कारण भी यही है कि उनकी कुल अनुकूलन ऊर्जा जले हुए स्थानों की मरम्मत में लग जाती है। तब पाचन क्रिया की होमोस्टेटिक नियंत्रण प्रणाली को जितनी अनुकूलन ऊर्जा चाहिए वह नहीं मिल पाती। लंबे समय तक इस कमी से पेट और आंतों में छाले पड़ जाते हैं। हंस सेल्ले ने एक और महत्वपूर्ण तथ्य गिनाया है। यदि दैनिक जीवन में तनाव अधिकाधिक बढ़ता जाए तो हमारी अनुकूलन ऊर्जा भी अधिकाधिक खर्च होती है। प्रकृति बनिया है और उसने एक निश्चित मात्रा में ही हर व्यक्ति को अनुकूलन ऊर्जा का भंडार सौंपा है। यदि हमने उस भंडार को तेज गति से लुटाया तो उतनी ही तेजी से हमारा संतुलन डिगता जाएगा और हम भयानक बीमारियों की चपेट में आते जाएंगे। आधुनिक समाज जीवन में ये भयानक गति से बढ़ रहे हैं। ये हैं हृदय रोग, कैंसर, मादक द्रव्यों का व्यसन, आतंककारी गतिविधियां, मारपीट, आत्महत्याएं और तरह तरह की रहस्यमय बीमारियां। ये रोग औद्योगिक रूप से विकसित देशों में बेतहाशा बढ़ रहे हैं। हंस सेल्ले इन्हें अनुकूलन के रोग कहते हैं। मानसिक थकान की समस्याओं पर वर्षों अनुसंधान करने वाले रूसी चिकित्सक इवान सेम्योनोविक-खोरोल ने आधुनिक सभ्य समाज के लोगों को एक नौका दौड़ में जुटे नाविकों की संज्ञा दी है, जो पूरी ताकत के साथ नाव खेल रहे हैं। तेज और तेज नाव निश्चित ही आगे बढ़ रही है, पर नाविकों की भीतरी ऊर्जा निचुड़ती जा रही है, निचुड़ चुकी है। मानसिक उत्तेजना भी शरीर की जीवनी शक्ति को भयावह रीति से नष्ट करती है। इस ओर शरीर शास्त्री और मनःशास्त्री अब गंभीरता पूर्वक ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि यह दिन दिन अधिक स्पष्ट होता जाता है कि अस्वस्थता की समस्या का समाधान मात्र औषधियों की सहायता से अथवा पौष्टिक भोजन का व्यवस्था जुटाने से हल नहीं हो सकता। यदि ऐसा संभव रहा होता तो सभी संपन्न लोग आरोग्य लाभ करते और अभावग्रस्त रुग्णता एवं दुर्बलता का कष्ट क्यों भोगते। विषाणुओं से रक्षा के लिए विविध टीके लगाना और हर वस्तु उनसे प्रभावित मानकर अंधाधुंध छूत बरतना भी अब केवल वहम ही सिद्ध हो रहा है। बड़े आदमी फैशन की दृष्टि से स्वच्छता के चोचले इतने ज्यादा करते हैं कि उस स्थिति में उन तक विषाणुओं के पहुंचने की संभावना बहुत ही कम रहती है। ऐसी दशा में उन्हें तो निरोग ही रहना चाहिए, किंतु देखा यह जाता है कि स्वच्छता बीमारी ही अधिक बीमार पड़ते हैं और गंदगी से ही दिन भर खिलवाड़ करने वाले मेहतर जैसे स्वच्छता कर्मचारी की दृष्टि से किसी स्वच्छता संवेदी से पीछे नहीं रहते। इन तथ्यों को झुठलाया नहीं जा सका, अस्तु विचारशीलता का तकाजा यही सामने आया कि आरोग्य और रुग्णता की गुत्थी सुलझाने के लिए गहराई तक उतरा जाए और उन कारणों को ढूंढा जाए जो स्वास्थ्य समस्या को उलझाने के लिए उत्तरदायी हैं।
इस दिशा में प्रयास करने पर यह तथ्य सामने आए हैं कि मानसिक उत्तेजना एवं उद्विग्नता ही आरोग्य की जड़ खोखली कर डालने वाली सर्वोपरि विपत्ति है। ढूंढने पर यही तथ्य सामने आता है कि मस्तिष्क को उद्विग्न विक्षुब्ध बनाने में बाह्य परिस्थितियों का उतना योगदान नहीं होता जितना कि मनुष्य के स्वयं की चिंतन पद्धति का। चिंतन परिष्कृत, परिपक्व एवं सही दिशा में गतिशील रहे तो वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रसन्नचित्त, प्रफुल्लित एवं संतुष्ट रह सकता है, जबकि अनुकूल परिस्थितियों में भी कितने ही व्यक्ति उद्विग्न, उतावलेपन, छोटी छोटी बातों के कारण अपना संतुलन नष्ट करते हैं। यह उनकी चिंतन पद्धति का ही दोष है, जिसके कारण उन्हें विविध प्रकार के मनोयोगों के चंगुल में आना पड़ता है। अस्तु निर्विवाद यह तथ्य समझना एवं समझाया जाना चाहिए कि मानसिक ही नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य भी परिष्कृत चिंतन द्वारा अक्षुण्ण रखा जा सकता है।